हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, लेकिन हमने उस वीडियो की एंडिंग में आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे। ये बताया था कि सेल ऑर्गेनेली आपको पढ़ाएंगे हम, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज उसी ऑर्गेनेलीज की वीडियो है ये, ठीक है। और आज हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो आपका प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, ठीक है। जीव द्रव्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद आपका गोल्जी काय, उसके बाद लाइसोसोम और आपका लवक यानी प्लास्टिड, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को सबसे अलग पढ़ेंगे, लेकिन कोशिका के जो अंदर के पार्ट्स हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, ठीक है, राइबोसोम, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज यानी गोल्जी काय, ठीक है, लाइसोसोम और आपका प्लास्टिड यानी लवक। इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। देखो बच्चों, बेसिक सी बात है कि आप लोगों का जो द लिविंग वर्ल्ड मैंने मॉड्यूल उठाया है और इस मॉड्यूल को कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो वो केवल इसीलिए है कि आपका 25 मार्क्स का वेटेज है इसका पूरा, यानी आपके 85 मार्क्स में से 25 नंबर का तो द लिविंग वर्ल्ड ही आना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। प्रोटोप्लाज्म की तरफ लेके चलता हूं आपको। प्रोटोप्लाज्म क्या है ये जरा जान लो। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड, ठीक है नहीं। और ये जो फ्लूइड है, बेसिक सी बात हम कह सकते हैं कि एक लिक्विड है यानी एक द्रव्य है, ठीक है। और वही हिंदी में नाम दिया हुआ है इसका, ये आपका जीव द्रव्य है, ठीक है जी। और इस फ्लूइड के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 30 एलिमेंट्स होते हैं आपके, 30 एलिमेंट्स होते हैं तत्व, जिनमें से आपके कुछ मैं बता रहा हूं आपको, जैसे जिंक हो गया, कार्बन, ठीक है, आपका पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ऐसे लगभग 30 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के आपकी कोशिका बनती है। अब प्रोटोप्लाज्म से कोशिका कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये जान लो कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीव द्रव्य कहते हैं उसको, और ये एक अंदर का फ्लूइड है, यानी सेल के अंदर, सेल तो बाद में बनती है, सबसे पहले फ्लूइड होता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सेल से भी पहला है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक फ्लूइड है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें लगभग 30 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से ये कुछ मेन एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रोटोप्लाज्म को लेकर के, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछा जाएगा कि किसने इसको प्रपोज किया था, यानी इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है जी। ये बात आप ध्यान रखना। तो बच्चा, एक साइंटिस्ट हुए थे शल्टज, यहाँ मैंने आपका लिखा हुआ है शल्टज, ठीक है जी। शल्टज ने क्या किया था? शल्टज ने किया था इसको प्रतिपादन यानी इसको प्रपोज किया था 1861 में, ठीक है ना। उसके बाद जो मेन था हमारा, यानी शल्टज को इस प्रोटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हक्सले, उन्होंने 1868 में, ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस को बताया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसने बताई? हक्सले ने 1868 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। तो यहां जो प्रोटोप्लाज्म है इसको फिजिकल बेसिस बोला गया है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है जी, यानी जीवन का आधार इसको बोला गया है। और जीवन का आधार बोलने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आपके हक्सले ही हैं, बिकॉज उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया,
ठीक है जी। तो हक्सले ने 1868 में आपको ये बता दिया कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो आपका प्रोटोप्लाज्म है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका जो ये फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। ये फॉर्मूला है आपका, जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म से आपकी बनती है सेल, सेल के ग्रुप से बनता है टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन के ग्रुप से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है जी। और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से बनता है आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम। ठीक है जी। इसका एग्जांपल हम बेसिकली आप लेके देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपका प्रोटोप्लाज्म है, उससे सेल बनी, ठीक है, उस सेल से टिश्यू बने। टिश्यू आप लोग पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। उसके बाद इन टिश्यू ने ऑर्गन बनाए, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कह सकते हैं हम हार्ट हो गया हमारा, ठीक है, किडनी हो गई हमारी। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा जो पार्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल का है ना। कैसे कैसे हम फूड ले रहे हैं, यानी माउथ से लेकर के और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक आपका जो है डाइजेशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पार्ट है आपका डाइजेशन का। उसके बाद एक्सक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद जब ऑर्गन्स हमारे मिले तो ऑर्गन्स ने मिल करके क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी हो जाती है। उसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम बना तो एक सिस्टम जब पूरा कंबाइन हो गया, आपस में मिल गया, तो उस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पूरी बॉडी कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है जी। तो ये पूरा ब्रह्मास्त्र है, आपको काम आएगा। ये आपका प्रोटोप्लाज्म, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रोटोप्लाज्म को शेल्टर ने 1861 में प्रतिपादन किया था, इसको प्रपोज किया था, और 1868 में हक्सले ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। उसके बाद इसके अंदर 30 प्रकार के एलिमेंट यानी तत्व होते हैं, जिनमें से जिंक, कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन आपका बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं, तो लगभग 30 हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 30 हम कह सकते हैं। उसके बाद में हमने आपको ये बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का आधार है, जिससे सेल बनती है, और सेल से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपसे मिलकर के एक बॉडी बना लेता है। तो ये सब बातें आपको पता हो गई। आप इनको जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लें, उसके बाद मैं इनको रफ करता हूँ। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेल ऑर्गेनेली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये सब बातें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हैं। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं। ये बात कभी नहीं भूलनी कि किस तरीके से हमारी सेल बन रही है, कैसे हमारे टिश्यू बन रहे हैं, बिकॉज आगे आप टिश्यू के बारे में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब कोशिकांग में जो मेन हमारा अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, क्या इसका काम है और क्या ये करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब ये बातें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका क्यों है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ER होता है आपका, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पूरी सेल में इसका एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, यानी अंदर ही अंदर पूरी सेल से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है जी, क्या है ये, इंटरकनेक्टेड आपका नेटवर्क है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। ठीक है बच्चों, अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं SER की। एक डायग्राम वहां आपको नजर आ रहा होगा इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो दोनों में एक डिफरेंस आएगा। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है जी, इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए इसको स्मूथ ER कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो सरफेस होती है उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब बेसिक सी बात है, ये तो मैंने आपको मेन बता दिया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर के सरफेस के ऊपर एक ग्रैन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है। उन ग्रैन्यूल्स को हम आपका राइबोसोम्स कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है जी, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं हम, बिकॉज ये क्या काम करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो SER है उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते। पहली बात तो यही हो गई। बेसिकली ये डिफरेंस भी है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। उसके बाद ये जो फॉर्म करता है ये लिपिड्स, ये फैट और लिपिड्स बनाता है। ठीक है ना, फैट एंड लिपिड्स को बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। दूसरी बात मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी सरफेस पर ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं होती हैं। ठीक है, जिस वजह से ये आपका स्मूथ बोला जाता है और ये फैट और लिपिड्स बनाने का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और सिंपल सी बात है कि जब राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है जी, इसके एक दो फंक्शन जान लेते हैं। सबसे पहली बात हम बता दें कि आपको ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोस्केलेटन तैयार करता है, क्योंकि सारी बॉडी के अंदर, सारी सेल के अंदर ये फैला हुआ है। तो ये क्या करता है, ये आपका साइटोस्केलेटन तैयार करता है। उसके बाद इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ये देता है आपको, इंट्रासेल्युलर ये देता है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद में ये सरफेस प्रोवाइड करता है सेक्रेशन के लिए और स्टोरेज के लिए। ठीक है, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है कि जितने भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर ये आपकी सेल है और यहाँ पर आपका एक ऑर्गेनेली, ये भी ऑर्गेनेली, ये भी ऑर्गेनेली आपका होता है। तो ये ऑर्गेनेली यहाँ से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक इसमें पूरे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बोलबाला है तब तक ये कहीं नहीं जा सकते, एक ही जगह पर रहेंगे। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेलीज को उनके प्लेस पर रखता है, कहीं मूव करने नहीं देता। ठीक है जी, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप जान लें। उसके बाद में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, साथ ही साथ इसका काम और भी कि अदर ऑर्गेनेलीज को भी फॉर्म करता है, बनाता है। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब तो एक तो हो गया कि भाई ऑर्गेनेली बनाता है ये, साथ ही साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है कि मेम्ब्रेन को बनाना भी इसका काम है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन, देखो ये क्या था, हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन बन रहा था, और ये क्या था, हमारा लिपिड और फैट बन रहा था। लेकिन जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो आपकी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यानी लाइपो मतलब लिपिड्स और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ये आपकी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसलिए ये जो आपका ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल मेम्ब्रेन भी बनाने में इसका काम है, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का भी इसका काम है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे हम क्या पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, इंपॉर्टेंट चीज को हम पढ़ते चलेंगे साथ साथ, क्या ये है। जिस किसी बच्चे ने ना उतारा वो स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले करके तब जा करके वो लिख ले, या फिर साथ साथ लिखने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि राइबोसोम जो है, अब राइबोसोम की हम बात करेंगे।
ठीक है जी। राइबोसोम की हम बात करेंगे, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है आपकी। राइबोसोम जो होते हैं वो लगभग सभी प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। सभी प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, सभी प्रकार की सेल्स में ये पाए जाते हैं। उसके बाद बेसिक सी बातें हम और भी ले सकते हैं इसमें कि जो राइबोसोम है वो स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है आपकी, स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है आपकी। ठीक है बच्चों, अब ये स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो है वो सभी सेल्स में पाई जाती है, और ये जो राइबोसोम है आपका ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है जी। और इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इसको हम बोल सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली है ये, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट नॉन सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, उसके बाद जो मेन पार्ट है हमारा अगला जो सेल ऑर्गेनेली है उसको हम डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि माइटो का मतलब होता है थ्रेड लाइक, ठीक है जी, और कॉन्ड्रिया मतलब आपकी स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है ये कह सकते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी आपकी एटीपी की फॉर्म यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं उसके छोटे से मतलब पॉइंट्स जो हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल वॉल्ड होता है, यानी सिंगल वॉल नहीं होती, इसके पास डबल वॉल होती है। तो इसकी जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिली हैं, और वो स्ट्रक्चर आपकी टेनिस रैकेट की तरह है। जैसे टेनिस रैकेट होता है कुछ इस तरीके से आपका, ठीक है, टेनिस रैकेट की तरह, जिनको हम ऑक्सीजोम्स कह सकते हैं, और ऑक्सीजम्स के साथ साथ इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है जी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जगह हम इसको कह सकते हैं F1 पार्टिकल्स। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके लगभग 40 प्रकार के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है ना, यानी जो फूड होता है आपका, उस फूड का ऑक्सीडेशन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करना उन्हीं का काम है। अब वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है जी, ये बात आपको पता होना चाहिए। और अगर ये ऑर्गेनेली एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज जब कर रहा है तो यानी कि आपके सेल को ये लाइक पावर दे रहा है। ठीक है ना, अब अगर सेल को पावर दे रहा है तो ये क्या होगा, सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसको अल्टमैन ने दिया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अल्टमैन ने दिया था और कोलिकर ने इसका नाम रखा था। ठीक है जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप बेसिकली इसको उतारने में एक बार रिवीजन कर देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स टाइप हमारी ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये हमने डिस्कस नहीं किया, आप बता दिया आपको। डबल वॉल्ड होता है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ होती है, जिनको हम टेनिस रैकेट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर हम उसको ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल हम उसमें इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ इसको पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम दिया गया है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसको भी डिस्कस करेंगे, उसका नाम है गोल्जी बॉडीज।
ठीक है जी, उसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडीज। अब बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गोल्जी बॉडीज नंबर कौन सा है इसका, 5, गोल्जी बॉडीज। ठीक है बच्चों, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि गोल्जी बॉडीज नाम का ये सेल ऑर्गेनेली आपको अलग अलग नामों से मिल सकता है, जिसका पहला नाम गोल्जी अपैरेटस, जिसका दूसरा नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसका तीसरा नाम आपका डिक्टियोसोम, ये प्लांट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है जी, और चौथा आपका गोल्जी बॉडीज। ठीक है, इन 4 नाम से आपको मिल सकता है। ये एक साइंटिस्ट हुए थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने दिया था इसका नाम, ये उन्हीं के नाम पर रखा गया है इनका नाम, ठीक है, कैमिलो गोल्जी। अब मेन बात क्या है कि ये फ्लैटेंड सेक्स का एक पाइल है ना, हम इसको कह सकते हैं कि जो फ्लैटेंड सेक्स है उसका ये पाइल है, ठीक है, जिनको जो हमारे फ्लैटेंड, मैं लिख देता हूं यहां पर, का एक पाइल है, ठीक है, SACS, ये ध्यान रखना स्पेलिंग पे, ठीक है, S यानी फ्लैटेंड सेक्स का एक पाइल है, जिन फ्लैटेंड सेक्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है जी, और ये आपका वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस के नजदीक होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कैमिलो गोल्जी ने दिया था इसको और ऐसे ऐसे करके इसका काम हुआ था। बाकी न्यूक्लियस के पास होता है। साथ ही मैं आपको इसके फंक्शन बता दूं, पहला फंक्शन इसका सेक्रेशन का है, उसके बाद मेम्ब्रेन फ्लो का इसका काम है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एक्रोजोम को भी फॉर्म करता है, साथ ही साथ लाइजोजोम का फॉर्मेशन भी यही करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम भी इसी का है, और सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो आपकी, उसको भी बनाने का काम इसी का है। ठीक है, तो ये सब बातें मैं शायद यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप लोग रिवाइज कर लें या फिर उसको बाद में रिपीट कर लें, आप लोगों की समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है लाइजोजोम। लाइजोजोम के बारे में भी डिस्कस करना है। सबसे पहली बात, लाइजोजोम हमारा लेके चलते, कौन से नंबर का है ये, 6 नंबर का। अब एक बात आपको नहीं भूलनी है, मैंने अभी आपको बताया कि गोल्जी बॉडी लाइजोजोम को फॉर्म करती है। मैं आपको बता दूं कि इसके पास, ठीक है, इसके पास आपके लगभग 40 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, 40 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, मेन काम इसका हम इसको कह सकते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और क्यों कहेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे हम। सुसाइड बैग ऑफ द सेल यानी इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास आपके 40 प्रकार के एंजाइम हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज कहते हैं। और कहाँ हेल्प करते हैं, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है जी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, डैमेज सेल्स को भी डाइजेस्ट करता है। ठीक है जी, डैमेज सेल्स को भी डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब इसके पास 40 प्रकार के एंजाइम हैं, जिनको हाइड्रोलेज कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स का काम है, और आपके डैमेज सेल्स को भी डाइजेस्ट करता है। साथ ही साथ आपकी बोन्स को भी फॉर्म करता है, बोन्स को फॉर्म करता है, लेकिन
बाय द डाइजेशन ऑफ कार्टिलेज। ठीक है जी, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बाय द डाइजेशन ऑफ कार्टिलेज। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेम्ब्रेन जो आपके एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होते हैं, तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के रप्चरिंग के कारण ये सेल्स के सभी कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप जो है इसके फंक्शन सुन लें। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का काम है, यानी सेल्स के अंदर डाइजेस्ट करती हैं चीज़ों को, डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज़, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बोन, ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ ये आपका जो लार्वा होता है, अब मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे हम, ये आप 7th में पढ़ चुके होंगे मेटामॉर्फोसिस, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। मेटामॉर्फोसिस में आपका जो लार्वा होता है, ठीक है जी, उसको ये एडल्ट बनाने का काम करता है कौन? लाइसोसोम। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं लवक के पास। थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड होता है लवक, और ये होते हैं आपके दो टाइप के, जिसमें एक आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है जी, एक आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और आपका अमाइलोप्लास्ट। ठीक है जी। इस क्रोमोप्लास्ट के 2 टाइप होते हैं, एक एक्टिव प्लास्टिड्स और एक इनएक्टिव प्लास्टिड। एक्टिव के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, इनएक्टिव के अंदर आपका कैरोटीन और जेंटोफिल आ जाएगा। ठीक है, कैरोटीन और जेंटोफिल आ जाएगा, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और कुछ पार्ट आपका जेंटोफिल का। ठीक है, जो कि आपके सनलाइट को भी ट्रैप करने में हेल्पफुल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्लास्टिड होता है इसका स्टोरेज का भी काम है। ठीक है, जिसमें से आपका अमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट आपका प्रोटीन्स को स्टोर करता है, और इलायोप्लास्ट आपका फैट को स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये वीडियो इतनी थी। मैं थोड़ा ज़्यादा थक गया हूँ बच्चों, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने इसको किया। बाकी अगर नहीं समझ आए तो बता देना, मैं दोबारा उसको बना दूंगा। ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए यार, और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि और बच्चे इससे पढ़ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।